नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदित्य चिंत। हमारे साथ हैं आरएसएन सिंह सर जो हमको बताएँगे कि अमेरिकन मिलिट्री के अंदर कुछ बड़े इंटरेस्टिंग से चेंजेस हुए हैं। अगर आप देखें, वो बोलते हैं भैया फैटीज़ आर नॉट अलाउड। उसके बाद बोलते हैं कि भई हमको पूरी तरह से चेंज करना है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो हो रही है कि अमेरिकन मिलिट्री आज अमेरिकन स्ट्रीट्स पे डिप्लॉयड है। इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, पता करते हैं। नमस्कार सर, वेलकम टू शो। आदि आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। अ, एक बात तो साफ नजर आ रही है कि आंतरिक रूप से अमेरिका इतना कमजोर हो गया है कि उनको जरूरत पड़ गई है अपने ट्रुप्स को डिप्लॉय करने की। जाहिर सी बात है कि इसको लेके देयर मस्ट हैव बीन साइलेंट misgivings or protests in the American military। और शायद इसी के लिए वहां पे आपने देखा होगा कि ये क्वांटिको बेस में बुलाया था एक गैदरिंग ऑफ एडमिरल्स एंड generals, 800 of them were actually summoned from all over the world। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर आपको अमेरिकन जियो पॉलिटिक्स और अमेरिकन स्ट्रेटजी को समझना है तो केवल अमेरिका को उस रूप में नहीं देखें कि a country lying in a continent where on the north you have Canada and South Mexico, and one side you have in the west you have the Pacific, and the east you have Atlantic। ये जितने उनके कमांड्स जो है, इंडो पैसिफिक कमांड, सेंट्रल कमांड, यूरोप कमांड, ये बाकी जो उनके साइबर कमांड, जो कमांड है, उस पर भी आपको फोकस करने की बहुत जरूरत है। तो जब 800 आप एडमिरल्स और जनरल्स को राउंड द वर्ल्ड, यू राउंड देम अप इन क्वांटिको क्वांटिको बेस नियर वॉशिंगटन, तो इसका मतलब मामला गंभीर है। ऐसा होता नहीं है। या तो ऐसा लगता है उनको कि द मिलिट्री वो स्लिपिंग अवे फ्रॉम द पॉलिटिकल लीडरशिप। ऐसा तो बिल्कुल जाहिर है इससे, जो टोन और टेनर था उनके ट्रंप और खास करके हेगसेट के बातचीत से। और एक लगता है कि पूरी रीबूटिंग, देयर इज एन अटेम्प्ट टू रीबूट द एंटायर मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म एंड कल्चर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब देखिए, मैं कह रहा हूं कि आंतरिक रूप से अमेरिका इतना कमजोर हो गया है, दिख रहा है, क्योंकि आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि शिकागो को जो मेयर है ब्रैंडन जॉनसन ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया, और वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को बता रहा है आइस फ्री जोन। ही हैज यूज्ड दैट टर्म आइस फ्री जोन। इसका मतलब है कि इसके तहत जो फेडरल जो इमिग्रेशन अथॉरिटीज हैं, वो वहां पे उनको जो प्रॉपर्टीज है, ये जो मेयर के नीचे आते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और जो गवर्नर है इलिनॉय के, जेबी प्रिट्जर, उन्होंने भी धमकी दी है। और उधर ट्रंप साहब बोल रहे हैं कि अभी तो हम और डिप्लॉय करेंगे ट्रुप्स को। तो आप देखिएगा कि जो ये क्वांटिको में जो हुआ, उसका एक बहुत बड़ा एक फोकस ये भी था कि भाई ये इंटरनल सिक्योरिटी पे तो हम डिप्लॉय करेंगे, और जिस जनरल और एडमिरल को इससे इससे परहेज हो, वो गैदरिंग से उठ के चले जाए। दैट वाज द काइंड ऑफ थ्रेटनिंग दैट वाज गिवन। अब ये 800 लोगों को जो बुलाया, तो माइंड यू दे वर पब्लिकली बीरेटेड। पब्लिकली बीरेटेड पैसे कह रहा हूं कि द होल प्रोसीडिंग्स वाज टेलीकास्ट ऑन टेलीविजन। तो हेक्सेट ने कई चीजों की बात की,
male standards, firing of fat soldiers, ending woke culture. तो मेरा अपना ये है कि इसमें हर बात गलत नहीं। कुछ अखबारों ने इसके एक बड़ा खिलाफ लिखा, हमारे यहाँ भी कुछ अखबारों ने ये लिखा है इसके खिलाफ, लेकिन मेरा अपना मत है कि इसमें कुछ चीजें जो है वो जायज है और हमको इससे सीखने की जरूरत है। क्योंकि जिस कल्चर पे वो एम्बार्क किए थे आज से कई डिकेड्स पहले, स्पेशली एटलीस्ट 3 डिकेड्स अगो, उसी कल्चर पे हम अब मिलिट्री कल्चर पे हम एम्बार्क कर रहे हैं, उसी मिलिट्री सोशियोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये जानना हमारे लिए जरूरी होगा कि क्या हम भी उसी दिशा में जा रहे हैं। ये तो आपको तय करना पड़ेगा। तो हर चीज जो उसने बोला है हेक्सेट ने, वो गलत नहीं बोला है, लेकिन क्या उसने ये अ, आपको दर्शकों को बता दूं कि ये जितना टोन और टेनर था जब ये बुलाया क्वांटिको में, तो बिल्कुल जैसे पैटर्न बोलता था ना, जनरल जॉर्ज पैटर्न, उसी तरीके से उसका वही टोन एंड टेरर था हेक्सेट का। और उसने सबसे पहले तो ये कहा कि भाई, इट इज नॉट अ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस बट इट इज अ डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। अभी तक उसकी कांग्रेशनल अप्रूवल नहीं आई है, बट दैट इज व्हाट ही सेड। ठीक है सर। तो दिस एड्रेस वाज अनप्रेसिडेंटेड एज आई सेड। क्या बोला उन्होंने? मैंने जैसा बताया, उन्होंने कहा कि दिस इज नो लॉन्गर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस बट दिस इज डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। फिर विमेन डिफेंस पर्सनल के बारे में ना कि they must meet the highest male standards. What did he mean? I can't say about that. There is a debate going on. फैट सोल्जर्स के बारे में बात की, फेशियल हेयर के बारे में बात की। ही सेड कि बियर्डोज विल नॉट बी टॉलरेटेड। ये लेकिन इन सब के बावजूद, इन सब के अलावा उन्होंने एक डॉक्ट्रिन इनिशिएट किया, और वो डॉक्ट्रिन है कि पीस थ्रू स्ट्रेंथ, पीस थ्रू स्ट्रेंथ, ताकत से शांति, या उसको और अच्छे तरीके से कहें तो शक्ति से शांति। खैर, इससे किसी को परहेज नहीं है। कहा कि इस डॉक्ट्रिन के तहत यूएस हमेशा प्रिपेयर्ड रहेगा फॉर वायलेंस, प्रिसिजन एंड फेरोसिटी ऑन वायलेंस, प्रिसिजन एंड फेरोसिटी। और कहा कि एंड इट विल डिस्पेंस विथ, यानी कि वो अब त्यागना क्या है, उनका कहना है कि हम पैसिफिज्म, वोकिनेस और डाइवर्सिटी, इसको हम त्याग करें। पैसिफिज्म, वोकिनेस एंड डाइवर्सिटी। अब ये तो आपको मालूम है, पैसिफिज्म, वोकिनेस, डाइवर्सिटी, ये कुछ आजकल वो लेफ्ट विंग आइडियाज और जो ये आजकल जो टूल किट चल रहे हैं उससे एसोसिएटेड है। अब डाइवर्सिटी से वो क्या उनका मतलब है, आप इसको समझें। वो कहते हैं कि फॉर टू लॉन्ग वी हैव प्रमोटेड टू मेनी यूनिफॉर्म लीडर्स बेस्ड ऑन जेंडर, based on race and gender quotas and so called fuss। हमने काफी समय से बहुत से अपने जो डिफेंस आर्म फोर्सेस पर्सनल है उनको हम रेस और जेंडर बेस्ड कोटास के ऊपर में उनको अनडिजर्विंग प्रमोशन दिया है। फिर उन्होंने कहा है कि एन एंटायर जनरेशन of generals, admirals were told to parrot the nuisance fallacy that our diversity is our strength।
कहा कि एक तकिया कलाम बना लिया था इन लोगों ने, ये हेगसेट का कहना है, कि हमारी डाइवर्सिटी, जो अमेरिकन आर्म फोर्सेस की डाइवर्सिटी है, वही उनकी ताकत है। वो कहा दिस इज टोटली अ फैलेसी एंड इट नीड्स टू बी डन अवे विथ। उन्होंने फिर कहा कि एक यहां पे एक और फैलेसी चलाई गई कि मर्द और औरत एक ही चीज है। मर्द और औरत एक ही चीज है। दिस इज समथिंग गॉट टू डू विद वोकिज्म, सेम थिंग। इट इज जो जो मर्द अपने आप को औरत समझता है, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। या जो औरत मर्द अपने आप को समझता है, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। तो ये तो वोकिज्म में तो आपने देखा होगा कि तो दिस हैज क्रेप्ट इनटू द यूएस मिलिट्री एज वेल। और फिर उन्होंने एलजीटीबीटी और इस सब का भी बात किया। अब थोड़ा सा मैं इस पे ये करूं कि देखिए, जब हमारे यहाँ अभी इस तरह के एम्फेसिस है, तो ये चीजों का सामना हमको भी करना पड़ेगा। अभी क्या है कि हमारे यहाँ सरकार मदद कर रही है उन लोगों को जो कि अपना सेक्स चेंज करवाना चाहते हैं। आगे मैं एक ऐसे हाइपोथेटिकल सवाल पूछता हूं आदि, कि मान लीजिए कोई आर्म फोर्सेस पर्सनल अगर वो करवाना चाहे, सरकार पैसा दे रही है उसके लिए। और मुझे मालूम है यहाँ पे जहाँ पे होता है, मैं जहाँ बोल रहा हूँ यहाँ से नॉट वेरी फार फ्रॉम हियर ये चीज हो रहा है। तो इसको तो एक सैंक्शन सा मिला हुआ है। अब आर्म फोर्सेस पर्सनल अगर वो कल को करना चाहे, तो क्या आप रोक सकते हैं इसको? फिर अगर बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई मान लीजिए, तो एक और हाइपोथेटिकल ये है, फिर आपको सेम सेक्स मैरिज भी आपको अलाउ करना पड़ेगा। मैं ये सब आर्म फोर्सेस के सोशियोलॉजी के तहत तहत बोल रहा हूं। तो ये एक मुद्दा उन्होंने उठाया। सबसे बड़ा मुद्दा जो मैंने आपको कहा कि ये जो अभी शिकागो के मेयर का जो अभी हुआ, ये ब्रैंडन जॉनसन का, उसने कहा कि मैं नहीं मानता, आपको हम ये नहीं आने देंगे। ये तो एक तरह से ये फेडरलिज्म को चैलेंज है ना सर। तो इस पे क्या, इस जो ये क्वांटिको में जो मीट हुआ, क्या बोला उसने? उसने कहा कि ट्रम्प ने कहा कि यूएस इज ऑलरेडी एट वॉर अगेंस्ट द एनिमी विद इन। अमेरिका अंदरूनी शत्रु से अभी उसके साथ ये एक जंग जारी है, वॉर जारी है। आ, और उनका वो इशारा था कि आ, फौज को, मिलिट्री को, वो अमेरिकन सिटीज लाइक पोर्टलैंड और ये सब जो बाकी जो है, उन्होंने कहा कि पहले भी जो प्रेसिडेंट्स जो हैं, डोमेस्टिक ऑर्डर, आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उन्होंने आर्म फोर्सेस का इस्तेमाल किया है। और वो कहते हैं कि वी हैव ब्रॉट बैक द फंडामेंटल प्रिंसिपल। कहा कि यह मौलिक सिद्धांत है हमारा जिसको हम वापस ला रहे हैं, कि होमलैंड इज द मिनिस्ट्रीज फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी। कि आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक युद्ध, वो हर चीज के ऊपर में प्रायोरिटी लेता है। यू कांट रियली फॉल्ट दैट। और ये एकक चीज के ऊपर में आपके साथ में आई कैन डू अ सेपरेट प्रोग्राम। देखिए क्या हुआ है कि आजकल इंडिजिनस क्या है और एक्सटर्नली इंस्पायर्ड क्या है, ये कोई नहीं कह सकता है। खास करके हमारे कॉन्टेक्स्ट में, हमारे सब कॉन्टिनेंट कॉस्ट में बाकी, कि आजकल जितने जिसको आप इंडिजिनस मानते हैं कि पीपल वेर एंग्री, जेनजी निकल गया वहां से, वो निकल गया, एक वॉकचुक बैठ गया, ठीक है, दे आर ऑल एक्सटर्नली इंस्पायर्ड।
एक्सटर्नली नॉट इंस्पायर्ड, नॉट ओनली इंस्पायर्ड, फंडेड, और हर तरीके से उनका ये है, हर तरह का सपोर्ट प्राप्त करते हैं। तो आप उसको, इन लोगों को क्या दर्जा देंगे आप? ये सोचने वाली बात है। मैंने कहा ना कि आप अपने ऑपोजिशन को, या जो भी है, कोई जो रूलिंग डिस्पेंसेशन हो या उसको, आप उसको राजनीतिक दुश्मन बनाते बनाते आप कब अपने ही देश के खिलाफ दुश्मन बन जाते हैं वो आपको पता ही नहीं चलता। दिस इज समथिंग विच इज हैपनिंग इन इंडिया एज वेल। सभी देश में हो रहा है। चाइनीज कम आउट, कम डाउन विथ अ वेरी हैवी हैंड। तो जब कोई हैवी हैंड से ये होता है तो फिर इसको पीछे लोग पड़ जाते, मतलब ये है ह्यूमन राइट है, ये है वो है। अमेरिकन, खास करके अमेरिकन को ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान में नहीं दिख रहा है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं दिख रही है। आसिफ मुनीर 3 3 बार ट्रंप से मिलता है, ठीक है, अपने जर्नैलों को वो किस तरीके से मतलब बीरेट कर रहा है, जो भी कह लीजिए, और आसिम मुनीर को लंच पे बुला रहा है। तो दिस इज रियल पॉलिटिक। ठीक है, तो हमको भी ये समझना चाहिए कि रियल पॉलिटिक, जब आप को एज अ स्ट्रांग नेशन सरवाइव करना है, तो जिस थर्ड फ्रंट की बात, जो ये ट्रंप भी थर्ड फ्रंट की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि थर्ड फ्रंट टेक्स प्रायोरिटी ऑन एवरीथिंग। मतलब उसका, डोंट टेक इट, आई एम जस्ट स्पीकिंग इफेमिस्टिकली। हमारे संदर्भ में उनका थर्ड फ्रंट, उनका फ्रंट्स अलग अलग है, जो भी है, दे हैव गॉट ग्लोबल फ्रंट्स। तो उसने बोला, वी हैव ब्रॉट बैक द fundamental principle that defending the homeland is the ministry's first and most important priority. It is only in recent decades, ये कुछ ही दशकों की बात है, that somehow we came to believe that our job is to police far reaches of Kenya and Somalia, while America is under invasion within. फिर से मैं पूरे कॉन्सेप्ट, कहता है कि हमारा जो मौलिक सिद्धांत है वो है पहले डोमेस्टिक सिक्योरिटी को इंश्योर करना, लेकिन इसको कहीं ताखे पे रख दिया गया पिछले कुछ दशकों में, और ये हम पर एक एक अभियान चलाया गया कि हमारा तो काम है मतलब कीनिया और फार रीचेस में जाके जाके पुलिस करना, और हम ये काम में जुट गए, और धीरे 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 जो हमारा अंदर की जो व्यवस्था है, अंदरूनी शक्ति जो है हमारी, वो कमजोर होती गई। दिस इज व्हाट ही सेड। फिर वो कहते हैं कि हमको ये छोटे मोटे झगड़ों में हिस्सा नहीं लेना है। Significantly, he said no boots on ground in distant countries. दूसरे देशों में के जहां भी झगड़ा होता है, हमारे सोल्जर्स वहां पर अपना प्रेजेंस नहीं रखेंगे। देयर बी नो अमेरिकन बूट्स ऑन ग्राउंड, इज व्हाट ही सेज। और फिर कहते हैं कि हम वही पैटर्न अख्तियार अपनाएंगे जो कि डेजर्ट स्टॉर्म में, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में हमने अपनाया था। यानी कि गेट इन, गेट आउट, गेट इन, गेट आउट क्विकली, अवॉइड फॉर एवर वॉर्स, अवॉइड फॉर एवर वॉर्स लाइक अफगानिस्तान एंड इराक। ये कहते हैं भाई घुसो, मारो, तोड़ो, निकल जाओ वहां से। ये हमेशा दो लंबी चलती हुई लड़ाई जो है उसको अवॉइड करो, जैसा कि इराक और अफगानिस्तान में किया है। फिर वो कहते हैं कि हमारा जो पोस्चर होगा वो है ट्रिगर पोस्चर होगा। ठीक है, कहा, उसने कहा देखो अभी रशियंस ने न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी,
हमने डिस्पैच कर दिया एक न्यूक्लियर आर्म सबमरीन को. सो ही सेज दिस इज हेड ट्रिगर पर. बाकी उन्होंने अपने ऑपोजिशन के कैसे इलेक्शन चुराया, माइग्रेंट इन्वेजन, डीरेज डेमोक्रेट्स, लेफ्ट को मतलब रेडिकल लेफ्ट लूनेटिक्स कहा, ऑल दोज ना. लेकिन मोस्ट ऑफ द टॉकिंग वाज डन बाय पेट हेगसेट, द सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस. उसने क्या कहा जो बाय द वे ही वाज अ प्लाटून कमांडर इन द, और वो फॉक्स, आपको तो मालूम है फॉक्स न्यूज में होस्ट का भी काम करता था, और अब अपने आप को सेक्रेटरी ऑफ वॉर he says this. I'm a, Adi, he says that US military में मैकिज्मो और स्ट्रेंथ होना चाहिए. मैकिज्मो का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग एंड एग्रेसिव मेल प्राइड. कहा कि यूएस मिलिट्री शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर ऑल द टाइम. कहा कि अमेरिका के दुश्मन के लिए मैसेज है FAFO, डैश अराउंड एंड फाइंड आउट. ठीक है, आई वोंट यूज दैट वर्ड. FAFO, डैश अराउंड एंड फाइंड आउट. फिर उन्होंने कहता है कि he asks the questions, who deserves peace? कहते कि शांति का हक उसी को प्राप्त है जो युद्ध के लिए तैयार होता है. नथिंग रॉन्ग इन दैट. इसलिए पैसिफिज्म यानी कि शांतिवाद इज नेव, ये अनाड़ियों की भाषा है शांतिवाद, और हमारे देश के लिए डेंजरस है, खतरनाक है. या तो आप अपने लोगों को सोवेरेनिटी दें और सुरक्षा दें, या आपको रूल करने का, वरना आप किसी को आप किसी न किसी के दास बन जाएंगे. यू विल लूज योर सोवेरेनिटी. सो ही सेज दैट यू कैन ओनली एंश्योर पीस थ्रू वॉर. फिर वो कहते हैं कि द ओनली पीपल हु डिजर्व पीस आर दोज हु आर विलिंग टू वेज वॉर. दैट इज वाई पैसिफिज्म इज सो नेव, जो मैंने कहा नेव एंड डेंजरस. Either you protect your people and sovereignty, or you be subservient to something or someone. नया एग्रेशन उनका, उसका जो नया एथोस है वो है एग्रेशन एंड मैस्कुलिनिटी, अंडरलाइन मैस्कुलिनिटी. फिर उन्होंने कही कि भाई सुनो, ये जो आजकल ये बड़े लोग फनी फनी ड्रेसेस जो पहनते हैं, कहता है ये ड्रेसेस के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, और कहते किसी प्रकार का जेंडर डेल्यूजन आपको नहीं पालने दिया जाएगा. और क्लाइमेट चेंज का जी पूजा जो है, वो कृपया उस पूजा को भी बंद करें. स्टॉप दिस वर्शिप ऑफ क्लाइमेट चेंज. जेंडर डेल्यूजन से उनका क्या मतलब है? वो कहते हैं 2015 में इसके बाद से फिजिकल स्टैंडर्ड्स में एक बदलाव हुआ अमेरिका में. जबकि जब कॉम्बैट आर्मीज को कहा गया कि भैया आपको तो महिलाओं को लेना है, आप अपना स्टैंडर्ड्स को लोअर करो सो दैट दे कैन क्वालिफाई. उन्होंने कहा दिस मस्ट बी restored to the original standard. फिर उन्होंने कहा कि जो मैंने कहा कि हर टेस्ट जो होगा
वो जेंडर न्यूट्रल होगा, उसमें कोई रियायत नहीं बरती जाएगी कि वो फीमेल है तो उसके लिए आप लोअर डाउन कर दो जस्ट बिकॉज यू वांट टू हैव डाइवर्सिटी। ठीक है ना? एंड देन ही सेज दैट दे मस्ट मीट अप टू द हाईएस्ट मेल स्टैंडर्ड्स। उनका जो नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट है 1994, एक्चुअली इट डज नॉट अलाउ lowered criteria or lowered, lower bar for any of these, quotas, whether it is in the name of race or women or whatever it is. So technically and lawfully, as per law, they are correct. ठीक है sir. Then he says on sending US troops to cities, शहरों में जो हम अमेरिकन ट्रूप्स के डिप्लॉय करने की बात की, कहा इफ यू डोंट लाइक व्हाट आई एम सेइंग, जो मैंने पहले कहा, यू कैन लीव द रूम एंड वो जो ब्लस्टर जो होता है, एंड ऑफ कोर्स देयर गोज योर रैंक, देयर गोज योर फ्यूचर, वी शुड यूज सम ऑफ दीज डेंजरस सिटीज एज ट्रेनिंग ग्राउंड्स फॉर योर मिलिट्री। ठीक है, कहा कि हम डिप्लॉय करेंगे और ये जो डेंजरस सिटी है वो हमारे आर्मी के ट्रेनिंग का भी काम करेगी। देन ही सेज दैट the era of politically correct, overly sensitive, don't hurt anyone's feelings leadership might now, uh, leadership right now at every level has to stop. फिर उन्होंने कहा if the words I am speaking today are making your heart sink, then you should resign. कहा ये जो भी मैं बोल रहा हूं अगर आपको पसंद नहीं तो जाइए, रिजाइन करके यहां से निकल जाइए। Then he says it is completely unacceptable to see fat general admirals in the halls of Pentagon, कि मोटे एडमिरल्स और जनरल्स जो ये पेंटागन के हॉल्स में दिखते हैं, ये नहीं चलेगा। ठीक है, एंड देन एज आई सेड द एरा ऑफ अनप्रोफेशनल अपीयरेंसेस इज ओवर, नो मोर बियर्ड्स। कहा कि अब आपको ये जो अनप्रोफेशनल जो अपीयरेंस होता है, ये कहीं थोड़ा इस पर हमको भी रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है अभी, थोड़ा इसमें क्योंकि आप तो फौजी बैकग्राउंड से हैं, पहले बड़ा क्लियर था कि आप अगर आप सिविल क्लोथ्स में भी हैं तो किस तरह के ड्रेसेस आप पहनेंगे, खास करके कलर को लेके और उसको लेके। द आर्म फोर्सेस वर नोन फॉर दिस एंड वी सी अ ग्रेट डील ऑफ डाइल्यूशन इन दैट। तो देयर इज अ रेजोनेंस हमारे साथ भी, यू कैन नॉट डिनाई इट। सबसे बड़ी बात कही उन्होंने, ये फैट जनरल्स और इसकी, कहा कि द न्यू वॉर डिपार्टमेंट गोल्डन रूल इज, वॉर डिपार्टमेंट मैंने कहा ना, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को वॉर डिपार्टमेंट कह रहे हैं, डू अनटू योर यूनिट एज यू वुड हैव डन टू योर चाइल्ड्स यूनिट। अपने यूनिट के लिए आप वही स्टैंडर्ड्स और वही मापदंड हैं, अगर आपका बच्चा होता उस यूनिट में तो आप जो मापदंड रखते वही आप कीजिए। फिर उस वक्त पूछते हैं कि वुड यू वांट हिम, मतलब आपका अगर बच्चा होता, वुड यू वांट हिम टू सर्विंग विद द फैट और अनफिट और अंडर ट्रेन ट्रुप्स। अगर आपका बच्चा होता तो क्या आप मोटे और अप्रशिक्षित अनट्रेन्ड सोल्जर्स के साथ आपको अच्छा लगता, उसको लगेगा उसको काम करने वहां पर उस यूनिट में भेजने में? और या वो लोग हु कांट मीट बेसिक स्टैंडर्ड्स, और where leaders were promoted for reasons other than merit, performance and war fighting। तो कहते कि कोई भी अपने बच्चे को उस यूनिट में नहीं भेजना चाहेगा कि जहां पे लोग
लोग अस्वस्थ हों, अनट्रेन्ड हों, अनप्रोफेशनल हों, जहां पर मेरिट की कोई कदर नहीं है, आप तो अपने बच्चे को नहीं भेजना चाहेंगे। तो ये कहा, ये हमारा गोल्डन रूल वही होगा कि डू अनटू योर यूनिट एज यू वुड हैव डन अनटू योर चाइल्ड्स यूनिट। कहा कि ये बड़ा मतलब फ्रैंकली इट इज टर्निंग टू लुक आउट कॉम्बैट फॉर्मेशंस टू सी फैट ट्रुप्स। जब कहते हैं कि आप कॉम्बैट फॉर्मेशंस को देखते हैं और मोटे ट्रुप्स को देखते हैं, तो ये कहता है कि दिस इज अ वेरी अगली साइट एंड इट इज कंप्लीटली unacceptable. Training. Now, this is very important. He says we are empowering drill sergeants to instill healthy fear in new recruits. We are empowering drill sergeants. हमारे एनडीए में भी होते थे ना ड्रिल उस्ताद जिसको कहते हैं। आपके तो पिताजी एनडीए में स्क्वाड्रन कमांडर थे, तो आपने तो एज ए चाइल्ड देखा होगा इनको। So we are empowering drill sergeants to instill healthy fear in new recruits, ensuring that future war fighters are trained appropriately. ऐसे लोग who can attack like a shark, people who can toss the bunkers, who can swear, ऐसे लोगों को हमको जरूरत है। तो ये सारी चीजें उन्होंने कवर की हैं ये पूरे अपने स्पीच में। इट हैज गॉट लॉट ऑफ रेजोनेंस विथ अस, आई फाउंड, एंड ऑल ओवर। आई एम देखिए कई मिले जो कहते हैं ना कि आई ऑलवेज से दैट आई हैव इंटरैक्टेड विद डिप्लोमैट्स ऑफ सेवरल कंट्रीज, और मैंने देखा है ना कि उनका एक बिहेवियर पैटर्न जो होता है, जो बेसिक बिहेवियर पैटर्न होता है, योर प्रोफेशन रब्स इनटू योर योर पर्सनैलिटी, वो मैंने सेम देखा है। उसी तरह से डॉक्टर्स का है, उसी तरह से मिलिट्री प्रोफेशनल्स का है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो व्हाट ही सेज इज, आई मीन एक्चुअली सेड, आप अब ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि ये कौन जानता है, ये कौन बोलने वाला होता है, ये क्यों बोल। तो ये पहली बार नहीं होता है। आपको याद है वियतनाम वॉर के बाद भी एक बहुत बड़ी चर्निंग प्रोसेस हुई थी यूएस मिलिट्री में। एक द क्राइसिस इन कमांड, आपको याद होगा, एक किताब जो वियतनाम वॉर पर लिखी गई थी, बुक बाय रिचर्ड गैब्रियल एंड पॉल सैवेज। तो उसमें भी उसने कई कहा था कि भाई जो मिलिट्री पर्सनल है दे हैव ज्यादा उनका ध्यान फोकस जो था वो करियरिज्म पे और पे था, एंड फॉर दैट दे हैड डन अवे विथ ऑल काइंड्स ऑफ दे हैड अबैंडन्ड इंटीग्रिटी। तो मैं द टेक अवे फ्रॉम ऑल दिस इज दैट वन, आई थिंक दैट ये वोकिज्म और ये जो आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है कि भाई वो जेंडर की जो बात कर रही है, इसको कोई अन्यथा ना ले, ठीक है। अ, अगर वो कहते हैं कि भाई, आई रिमेम्बर जो पिछले जो हमारे वो थे सीडीएस जो थे रावत, आई वाज देयर विथ हिम इन दैट टाइम्स नाउ का जो प्रोग्राम होता है, एनुअल शो। तो उसमें उनसे ये सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने एक ये कहा कि ठीक है, equal opportunities also mean equal responsibilities. He said it in many words. दूसरा चीज है कि कोई चीज ऐसा मत समझिए कि ये इतनी बड़ी जो सृष्टि बन रही है, इसके बारे में पहले किसी ने सोचा ही नहीं था। हमारे न्यायपालिका में भी ये है, ठीक है ना। और दूसरा क्या है सर कि
Wars are always fought with the, endeavor is to fight with the uh, best personnel and best machine. अब बेस्ट पर्सनल का मतलब है भाई जो सबसे जो आपको विक्ट्री एश्योर करवा सकता है। तो आप देख ले, मैं ये नहीं कहता हूं कि ए बी सी डी करवा सकता है, नहीं, लेकिन इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है कि अब अ, अब आप कोई ऑपरेशन, इसको टेक इट वॉट एवर वे वन लाइक्स, लेकिन आप गो टू द एक्सटेंट ऑफ कि कोई अगर ऑपरेशंस के बारे में ब्रीफिंग कर रहा है और उसको आप सबसे बड़ा योद्धा के रूप में बना लें और उसको कौन बनेगा करोड़पति में बुला ले, तो ये इट डेमोरलाइजेज अदर्स, आई सपोज। दूसरी बात क्या है कि सर, इस पर बहुत चर्चा हो सकती है। ना कोई इंफीरियर होता है ना कोई सुपीरियर होता है। फिजिकल एट्रीब्यूट्स इज नॉट द ओनली दिस थिंग ऑफ ऑफ सुपीरियर क्वालिटीज। बट ये तो है कि अब आप देख लें कि बायोलॉजिकली अगर दो वो अलग हैं, तो हाउ बेस्ट टू एम्प्लॉय, कौन कहां पर क्या है। किसी का रेजिलियंस ज्यादा है, किसी का फिजिकल, मतलब मैंने कहा ना कि फिजिकल से वॉरफेयर बदल रहा है। वॉरफेयर जरूर बदल रहा है। वॉरफेयर बदल रहा है तो इसका अ, ये भी मतलब नहीं है कि ये बिल्कुल मैं आपको कि यू डू अवे विथ एवरीथिंग। वॉरफेयर बदल रहा है तो फिर रोबोट्स से ही काम चलेगा, मतलब ये भी होगा। फिर ना कोई हाइट, ना कोई ये, ना कोई फिजिकल फिटनेस। भाई बिना फिजिकल फिटनेस के आपका मेंटल फिटनेस नहीं होता। तो ये सारी चीजों पे मैं हर दिन मैं देखता हूँ कि ये कोर्ट्स में केसेस आ रहे हैं। हमको प्रमोशन नहीं दिया, हमको ये नहीं दिया, हमको ये नहीं दिया, हम में क्या कमी थी। अब आप कमी गिनाते रहो या अच्छाइयां गिनाते रहो। तो इस पे विचार इस पे करना होगा। और कुछ उदाहरण भी आप ले लें आप। चलिए, हम बहुत पिछड़े हुए थे, ये तो दीज कंट्रीज, ये तो ये कब से इन्होंने ये जेंडर वाला इशू लेके चला है अपने आर्म फोर्सेस में। इनको क्या तकलीफ होने लगी। बात बात में तो आप अमेरिकन मिलिट्री को आप यो करते हैं कि सर वहां पे ट्रेनिंग ऐसे होता है, वहां टॉप डाउन वो है, फ्लो ऑफ, सॉरी, वो फ्लो ऑफ ऑपरेशनल एंड टैक्टिकल इंफॉर्मेशन होता है। ये सब चीजें आप पता है। कई लोग वहां पे गए, उन्होंने कहा कि उनका दे मेंटेन रजिस्टर, इतनी उनमें इंटेग्रिटी है कि वो खुद ही अपना फिटनेस टेस्ट वो करते हैं, एंड इट इज साइंड बाय देयर सन। वेरी गुड कि भाई अभी आई हैव गॉन थ्रू दैट टेस्ट, इतने इतने मेरे को मान लीजिए हाइपोथेटिकली 5 किलोमीटर दौड़ना था, मैंने 30 मिनट में दौड़ लिया और मेरे बेटे ने साइन कर दिया। दैट्स व्हाट सम पीपल टोल्ड मी। एक्सेलेंट। बट ये क्यों नौबत आ गई। और फिर हम बात करते हैं ये थर्ड फ्रंट की। जब इतना बड़ा देश, इतना सिक्योर्ड देश, मैंने कहा ना कि एक तरफ है एक बिनाइन एक नेबर है कनाडा, नॉर्थ में, साउथ में मेक्सिको, एक तरफ पैसिफिक, दूसरी तरफ अटलांटिक। वहां का इंटरनल फ्रंट इतना क्यों वीक हो गया है सर।
हमारे हमारे पास तो चारों तरफ हॉस्टाइल, मतलब हॉस्टाइल नेबर्स है, जी, who have a huge complex with regards to India. At least two countries were born out of India, and the third is a mirror image of India. तो हमारे यहाँ तो हम समझ सकते हैं, और कई इजम्स ट्रैवल किए हमारे यहाँ, जिहादिज्म, माओइज्म, ये वो करके, लेकिन इनका थर्ड फ्रंट क्यों? चलो अमेरिकन बेवकूफ होंगे, बट व्हाट हैज हैपेंड, हमारे यहाँ जब भी देश पे कोई आफत हुई है, सो ए झांसी ऑफ रानी हैज पिक्ड अप द sword. आप पूरा इतिहास देख लीजिए। लेकिन यूक्रेन में इतनी बड़ी आफत पड़ी, हाउ मेनी women soldiers you find in the Russia Ukraine war? सोचना पड़ेगा ना इसको। और आपने शुरुआत में, आज प्रोग्राम के पहले आपने कुछ चर्चा की थी कि म्यांमार के बारे में मैं कुछ बताऊं मैं, तो देखिए क्या हुआ है कि अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा बुद्धिस्ट फेस्टिवल था साग्यांग डिवीजन में, ये एरिया जो मांडले और ये सब का जो एरिया है वहां पे, और एक गैदरिंग हो रही थी। वो एक बुद्धिस्ट कोई फेस्टिवल था। दैट गैदरिंग वाज टर्न इनटू अ पॉलिटिकल गैदरिंग, और वहां पे जो हुंटा जो है उसने एक पैराग्लाइडर इस्तेमाल किया फॉर ड्रॉपिंग बॉम्ब्स, मॉटर बॉम्ब्स जैसे, और वॉट एवर इट इज, तो जिसमें 21 से लोग मारे गए हैं, 50 से ज्यादा घायल हो गए हैं। और मैं बता दूं कि ये यही एरिया है जहां पे मार्च में 7.7 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया। तो पता नहीं वो प्रकृति भी इनके कुछ म्यांमार पर इनसे बहुत रुष्ट है प्रकृति भी। अब ये नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट वगैरह जो है वो हुंटा को ब्लेम कर रहे हैं, जो भी हो, बट आपको मैं ये भी बता दूं कि हुंटा इज मेकिंग major progress after receiving severe setbacks. They had lost control of half the country, but धीरे धीरे वो रिगेन कर रहे हैं विद द चाइनीज हेल्प। और इसका असर हम पर डायरेक्टली पड़ेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो ये है कि हमने मणिपुर में देखा ड्रोन्स का इस्तेमाल, अब उससे एक और 2 नॉचेस और ऊपर आप चले जाएं तो ये पैराग्लाइडर का ये इस्तेमाल। तो मैं क्या देख रहा हूं कि जो एरियल डायमेंशन है इंसर्जेंसी का और काउंटर इंसर्जेंसी का, वो बढ़ता जा रहा है। और फिर मैं ये सोचता हूं, ये सोचने पे मजबूर हो जाता हूं कि ये क्या इंडिकेशन है, संकेत क्या है कि आगे की लड़ाई किस तरह की होगी। तो ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद मेरा अपना ये विश्लेषण है कि देखिए, जो आर्म फोर्सेस जो हैं, they have moved on to a warfare or technologically at a much higher level. Standoff weapons, precision guided munitions, satellites, ठीक है ना सर, ड्रोन्स,
unmanned, aerial vehicles, unmanned, underwater vehicles, उस डायमेंशन में भी चले गए हैं टेक्नोलॉजिकली, स्पेस, जीपीएस एक्सेट्रा। और उसके नीचे जो है वो आप देखिए कि जो एक कैपेबिलिटीज होती थी इन टर्म्स ऑफ फायर पावर, दैट हैज नाउ descended to or devolved to the Central Armed Police Forces. फॉर एग्जाम्पल बीएसएफ, उनके पास मशीन गन्स हैं, उनके पास वो जो राइफलें हमारे पास थी वो राइफल्स हैं, दे हैव आर्टिलरी। बीएसएफ फाइटर एयरक्राफ्ट का भी उन्होंने एक बार डिमांड किया था, ठीक है। तो इंडिया में तो हमको ये देखने को मिला है कि जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जो हैं और जो आर्म फोर्सेस हैं, वो उनके बीच में जो गैप जो था वो गैप नैरो होता गया। बट सडनली व्हाट हैज हैपेंड इज दैट जो आर्म फोर्सेस का जो इक्विपमेंट प्रोफाइल जो है वो इट्स बिकम हाईली सोफिस्टिकेटेड एंड हाईली टेक्नोलॉजिकल। तो हर कंट्री के पास यू हैव द पॉपुलेशन बेस, आप एक बड़ी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स तैयार कर सकते हो। एवरीबडी डजंट हैव दैट लग्जरी। खास करके अमेरिका वगैरह में डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है, ठीक है, वहां पे और कई जगह जगह पे बिकॉज मैन पावर ऐसे ही बहुत कम है। अभी म्यांमार में भी यही हो रहा है, कॉन्स्क्रिप्शन को लेकर बड़ा हंगामा चल रहा है। ये जो प्रोटेस्ट था ये कॉन्स्क्रिप्शन को भी लेके था। तो इस पर हमको इस पर विचार करना पड़ेगा। सर आपका आवाज कट गया। नॉट वॉरफेयर। हाँ नहीं, अब आ मैं रहा है। कह हेलो। हाँ अब आ रहा है हाँ, सर। मैं कह रहा था, हाँ, कि ये एक चीज हमको देखने को मिल रही है। लेकिन आखिरी में मैं इतना ही कह दूं कि ये म्यांमार के बारे में एक और हम सेपरेट प्रोग्राम पे डिस्कस करेंगे। आई थॉट आई जस्ट ब्रिंग दिस आउट। लेकिन इतना जरूर है कि जो हेक्सेट ने कहा है और या जो ट्रंप ने कहा है, दिस गैदरिंग ऑफ 800 पर्सनल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, मिलिट्री पर्सनल, इसको ध्यान से मैंने थोड़ी सी इसकी एनालिसिस करने की कोशिश की है। अपने संदर्भ में इसको थोड़ा इसके इम्पैक्ट को एसेस करने की जरूरत मैंने समझी और वो आपके सामने मैंने पेश किया है। बाकी इस पर देखते हैं। मतलब इसको टोटली रिजेक्ट करना या डिसमिस करना इसको गलत होगा। सर थैंक यू सो मच सर फॉर दैट, क्योंकि मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन तो दिख रही है दुनिया में हर जगह कर रहे हैं। अमेरिका इज डेस्परेटली नीड ऑफ इट। आई डोंट नो इफ दे आर एबल टू डू इट और नॉट, वो तो अलग स्टोरी है। बट टाइम्स आर चेंजिंग एंड आई थिंक it's going to be interesting watching this space. ऑडियंस से रिक्वेस्ट है अपने कमेंट्स डालिए। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ व्हाट ट्रम्प एंड Hexet said? Let us know what you guys think and please like, subscribe and of course support the channel. Details आपके लिए डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार।